हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज हशम सर और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ लेक्चर्स और आएंगे, कुछ क्लासेस और आएंगी, उसके बाद चैप्टर 6 यानी अकाउंटिंग इक्वेशन फिनिश हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है ये लास्ट बिल्कुल क्लास है, ये लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन से। इसके बाद आप अगला चैप्टर यानी जो नेक्स्ट वीडियो क्लास आएगी उसमें आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा चैप्टर 7 डबल एंट्री सिस्टम। तो आज की क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 13 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे बहुत इजी वे में। आपको समझना है और अपनी कॉपी में फेयर नोट्स में लिखते जाना है। फिर एज इट इज क्वेश्चंस जो आपके पास होंगे मिलेंगे आपको, उनको आपको सॉल्व करना है इसी की मदद से, इसी क्लास की मदद से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ज़रूरत यह है कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं। फटाफट से आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए क्योंकि आपको फेयर नोट्स बनानी है, एक्सप्लेनेशन सुनना है, फिर उसको फेयर नोट्स पर लिखना है। तो आइए बताते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, बात करें अगर इलस्ट्रेशन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं और मैंने आपको एक चीज़ बता रखा है, मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वो बुक मैंने पहले भी पिछली क्लासेस में भी आपको बताई थी कि ये बुक आर्या पब्लिकेशन की बुक है जिसके राइटर डॉक्टर DK गोयल हैं। तो ये बुक आपके पास होनी ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने परचेज़ नहीं करी है तो जल्दी से जल्दी परचेज़ कर लीजिए। दूसरी बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रिसेंटली इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसी से आपको पढ़ना है। NCERTs भी अपने पास रखिए, उनसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो बात करेंगे आज की क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 13 डिस्कस करेंगे जिसमें कहा गया है गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन 5 ट्रांजैक्शन। जो क्वेश्चन आपने अभी स्क्रीन पर देखा है उसमें 5 ट्रांजैक्शन दिए हुए थे और उनसे एग्जाम्पल उनके लिए पूछा गया है। सवाल कहा गया है कि गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। कहा गया है कि जो ये ट्रांजैक्शन है उनके एग्जाम्पल दे करके आप बताइए क्या हो रहा है इसमें। तो सबसे पहला हम देखेंगे, उसके बाद लाइन से पांचों देखेंगे और स्टेप वाइज आपको नोट करते रहना है कॉपी में। बच्चों देखना, सबसे पहला ट्रांजैक्शन गिवन है जिसमें कहा गया इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन एन अदर एसेट, ठीक है ना। मैंने पहला लिखा है, 5 क्वेश्चन पूछा था मैंने, 5 लिख करके मतलब पहले के बाद उसका आंसर, दूसरे के बाद आंसर, उसका इस तरह से सॉल्यूशन लिखा हुआ है। आपको भी ऐसे स्टेप वाइज नोट करते रहना है। तो बच्चों पहला क्या पूछा गया, कहा गया इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट। इसका मतलब क्या है, कहा जा रहा है जो एसेट होता है आपका यानी जो आपकी संपत्ति होती है, कहा जा रहा है अगर एक जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन वन एसेट यानी एक चीज, एक संपत्ति आपकी इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो जाएगी दूसरी यानी डिक्रीज इन अनदर एसेट। कहा है इसका एग्जाम्पल लेकर के बताइए। आइए बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। सॉल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है, आपको समझना है और नोट करते रहना है। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। अब एक चीज आप बताओ, एग्जाम्पल लिया गया परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, इसमें क्या क्या बताया गया, इंक्रीज इन मशीनरी एंड डिक्रीज इन कैश। अब बच्चों एक चीज बता दो मुझे, जो कैश है वो भी आपकी संपत्ति है कि नहीं, वो भी आपका एसेट है, और जो मशीनरी है यानी कैश और मशीनरी जो है वो दोनों आपके एसेट हैं। एसेट का मतलब हिंदी में संपत्ति है। तो क्या कहा गया, आपसे एग्जाम्पल पूछा गया कि बताइए इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट। तो आपने एग्जाम्पल सीधा सीधे दिया कि भैया ये तो बहुत ईजी है, अगर हमने मशीनरी खरीदी हुई है, परचेज करी हुई है, तो हमारे पास से कैश जा रहा है यानी एक एसेट हमारा जा रहा है और दूसरा एसेट आ रहा है यानी मशीनरी क्या हो रही है, देखो मशीनरी इंक्रीज हो गई, ये भी एसेट है, और कैश जो है वो डिक्रीज हो गया, ये भी एसेट है। तो पहला एग्जांपल उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। इन्होंने कहा था कि ये एग्जांपल जो एग्जांपल देकर के आपको समझाना है ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो कहा गया इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी। कहा गया ये कंडीशन तो तुमने बता लिया, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट्स, ये पहला कंडीशन था ना, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन वन एसेट अनदर एसेट। कहा गया कि एक एसेट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वाला डिक्रीज यानी कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। वो एग्जांपल आपने बता दिया कि सर ऐसा है, हमने कैश जो है हमारे पास से डिक्रीज हो गया और साथ ही साथ मशीनरी आ गई, या फिर कह लीजिए मशीनरी आ गई और कैश कम हो गया। तो एक ही बात हो गई ना, क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि इंक्रीज इन वन एसेट यानी कि आपका मशीनरी आ गई है ना, इंक्रीज इन मशीनरी,
और डिक्रीज इन अनदर एसेट, दूसरा एसेट क्या था, आपकी संपत्ति, आपका पैसा, आपका रुपया था, वो आपके पास से चला गया कैश, तो डिक्रीज हो गया वो। दूसरे एग्जांपल में कहा गया कि इंक्रीज इन एसेट, यानी आपका एसेट इंक्रीज होगा और साथ ही साथ आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी। सोचो तुम, ये बिल्कुल आपको जो आप डेली करते हो ना वर्क, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कहा गया कि आप ऐसा कुछ बताइए जिससे आपकी इंक्रीज हो, आपका एसेट भी और इंक्रीज हो लायबिलिटी भी। आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, हम कोई उधार सामान ले ले, है कि नहीं। आप मान लीजिए आपने एक कार खरीद लिया उधार, उधार का मतलब क्रेडिट पर ले लिया, तो क्रेडिट पर ले लिया, एक तरफ आपका एसेट इंक्रीज भी हो गया, दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी का मतलब आपको आपका दायित्व हो गया, आपको किसी को पैसे देने हैं। आइए देखते हैं क्या एग्जांपल लिखा है, सॉल्यूशन में लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। देखो मैंने कहा ना, यहां पर परचेज किया था मशीनरी फॉर कैश, यहां पर परचेज ऑफ मशीनरी फॉर क्रेडिट ऑन क्रेडिट, यानी इंक्रीज इन मशीनरी। अब आपने मशीनरी खरीदी है, कैसे खरीदी है, क्रेडिट पर खरीदी है, तो आपकी मशीनरी तो इंक्रीज हो गई, लेकिन साथ ही साथ आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। कैसे, आपके ऊपर दायित्व आ गया, कल को बंदा आके आपसे पैसे मांगेगा, इसका मतलब आप समझे, बहुत इजी है। मतलब आपने सामान उधार खरीदा तो आपके पास संपत्ति तो आ गई, लेकिन आपके पास से गई नहीं, लेकिन आपकी कर्जदारी है वो बढ़ गई, दायित्व बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई। आइए तीसरे ट्रांजैक्शन में क्या गिवन है समझते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में गिवन है इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। कहा जा रहा है कुछ ऐसा बताइए जिससे इंक्रीज हो एसेट्स में भी और साथ ही साथ जो ऑनर है यानी मालिक है उसका कैपिटल भी बढ़ जाए। तब आप बहुत परेशान हो गए। आइए बताता हूं क्या दिक्कत है इसमें सॉल्यूशन में गिवन है कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। मान लीजिए आपका खुद का बिजनेस है, आपको सबसे बड़ी जो चीज है, इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो आपको ये तो समझना है कि आपको अपने आप को फील करना है कि आई एम अ बिग बिजनेसमैन, या फिर तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मेरे पापा बिजनेसमैन है, मैं उनका इकलौता बेटा हूं और मेरे पास बहुत पैसे, ऐसा सोचना पड़ेगा अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो। क्या कहा गया, सुनो, कहा गया इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। आपसे क्वेश्चन पूछा गया इंक्रीज अगर एसेट में हो रहा है तो इंक्रीज कैसे हो जाएगा, ऑनर्स कैपिटल, है ना। तो आपने एग्जाम्पल बता दिया इजी वे में कि कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर, यानी इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन कैपिटल। जाहिर सी बात है, आपका जो बिजनेस था, कारों का बिजनेस था, सपोज कर लीजिए आपने उसमें 15 लाख रुपए, देखो कॉमर्स की सबसे बड़ी अच्छी बात यही होती है कि जेब में तुम्हारे 10 रुपए भी नहीं होंगे, लेकिन लाखों की करोड़ों की बात होगी, है ना। यानी 15 लाख रुपए आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, तो उसके बाद क्या हुआ, इससे आपका कैश देखो क्या हुआ, इंक्रीज इन कैश, यानी कैश भी इंक्रीज हो गया एंड इंक्रीज इन कैपिटल, और कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। कैपिटल कैसे इंक्रीज हो गया, जब बिजनेस में लगा, इसका मतलब बिजनेस का कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या था, ये किसका एग्जांपल था, एग्जांपल था इंक्रीज इन एसेट यानी और इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। एग्जांपल नंबर 4 गिवन है, इसके लिए भी कहा है इन्होंने कि कोई मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 4 गिवन है, जिसके लिए कहा है इन्होंने कि एग्जांपल आप दीजिए। इसमें क्या गिवन है आप समझेंगे, लिखा हुआ डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। कहा है कुछ ऐसा बताओ जिससे आपका एसेट्स भी कम हो जाए और आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाए। बहुत इजी बात है, एसेट्स का मतलब आपके पास कैश है, लायबिलिटी का मतलब आपको किसी को देना है। आप अपने कैश को उठाकर उसको दे दीजिए जिससे आपने कर्जा लिया था, तो दोनों हो जाएगा। आइए देखते हैं लिखा क्या है और आपको क्या लिखना है। सॉल्यूशन में है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर का मतलब कौन हो गया, जिसने आपको उधार सामान दिया है। तो कह रहे आपने अगर पेमेंट कर दी क्रेडिटर को, तो डिक्रीज इन कैश, यानी आपका जो कैश होगा वो कम हो जाएगा, और साथ ही साथ डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, और जो आपका क्रेडिटर होगा वो भी कम हो जाएगा। क्रेडिटर का मतलब जो आपके ऊपर लायबिलिटी होगी वो भी कम हो जाएगी। भाई बात समझ में आई। आगे बात करते हैं, फिफ्थ वाला क्या है ट्रांजैक्शन गिवन है, कहा गया डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। बोले ऐसा कुछ करो जिससे एसेट्स भी कम हो जाए और ऑनर्स का जो कैपिटल है वो भी कम हो जाए। का ट्रांजैक्शन दे दिया और बोले कि एग्जांपल दे करके बताओ, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आपने कहा कि कैश विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। आपका अपना बिजनेस है जो कि करोड़ों का है, मान लो 100 करोड़ रुपए का आपका बिजनेस है, उसमें से आपने 10 करोड़ रुपए निकाल लिए, तो क्या बोला जाएगा इसको, एग्जांपल कैश विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल काम के लिए। सपोज कर लो तुम्हें शादी करनी है अपनी, तो डिक्रीज इन कैश एंड डिक्रीज इन कैपिटल। तो क्या हो गया, आपका कैश भी डिक्रीज हो गया और आपकी कंपनी का जो कैपिटल था वो भी डिक्रीज हो गया। आप 100 करोड़ की कंपनी के मालिक थे, 10 करोड़ आपने अपने बिजनेस में से निकाल लिया, तो क्या हो गया, देखिए
तो हो गया आपका डिक्रीज इन एसेट, है ना, और डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, और ऑनर्स कैपिटल मतलब अब आपका 90 करोड़ का बिजनेस हो गया, तो ये हो गया मतलब कहने का कि 90 करोड़ का हो गया, 10 करोड़ आपका निकल गया, तो आपका एसेट्स भी कम हो गया और ऑनर्स का जो कैपिटल था यानी कि एंड डिक्रीज इन कैपिटल यानी जो ऑनर्स का कैपिटल था वो भी कम हो गया। तो ये 5 ट्रांजैक्शन गिवन थे जिसके लिए एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने के लिए कहा गया था। तो एग्जाम्पल देकर के मैंने सारी चीजें आपको समझा दी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि इन चीजों को आप अपनी फेयर नोट्स में जरूर लिखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं या क्वेश्चन आपके पास हैं उनको आप सॉल्व जरूर करें और अपनी फेयर नोट्स में लिखेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।